अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बेटा, उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही होगी। बेटा, हम अपनी डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। हमने टैक्स रिजीम्स के डिस्कशन के ऊपर अपनी बात को छोड़ा था, हम वही डिस्कस कर रहे थे। उसको मैं ज़रा सा रिकैप करूँगा और हम आगे बढ़ जाएंगे और अपने रिवीजन और रिकैप को हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, टैक्स रिजीम्स के बारे में मैं फिर मुख्तसरन बात कर दूँ। 3 तरह की टैक्स रिजीम्स हैं। सर, टैक्स रिजीम्स किसे कहते हैं? टैक्स रिजीम्स टैक्स करने के तरीके को कहते हैं। वेज ऑफ टैक्सिंग द इनकम, कैसे किसी इनकम को टैक्स किया जाएगा। अच्छा, इसके लिए 3 ब्रॉड तरीके हैं, 3 बड़े मेथड्स हैं, ठीक है। पहला है FTR, दूसरा है MTR, तीसरा है NTR। सर, सबको एक ही तरीके से, एक ही लाठी से क्यों नहीं हाँक दिया जाता? मैंने कहा कि सबको एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता। 3 मुख्तलिफ स्टूडेंट्स होंगे, वो तीनों अलग होंगे, उनको पढ़ा वो हो सकता है आप उनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करें, उनके आंसर्स का जवाब डिफरेंट तरीके से दें। वालिदैन के 3 बच्चे हैं, पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं, एक थोड़ा शरारती है, एक थोड़ा अच्छा बच्चा है, एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, तो तीनों को पढ़ाने का अंदाज सेम नहीं हो सकता। इसी तरह मुख्तलिफ इनकम्स हैं, सबको एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। जिधर आसानी से टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है वहाँ आसानी से करेंगे, जिधर मुश्किल है वहाँ कोई और तरीके इख्तियार करेंगे। जो थोड़ा सा हमें फ्लेक्सिबल बनाना है, उसकी इलास्टिसिटी को ज़्यादा करना है, कम करना है, उसको डिफरेंट तरीके से हम ट्रीट करेंगे और फिस्कल टूल को बेहतर तौर से यूटिलाइज करेंगे गवर्नमेंट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो सके। बात समझ आ रही है? अच्छा भाई, तो 3 तरीके मैंने बताया आपको, FTR, MTR और NTR। FTR के अंदर फिर हमने दो सब कैटेगरीज बना ली। एक हमने बना ली STR की और एक हमने बना ली PTR की, जिसमें हमने कहा कि STR इज़ द इम्पोज्ड कैटेगरी स्पेसिफाइड एज FTR इनकम। ये इम्पोज्ड कैटेगरी है, तकरीबन हमेशा ही FTR में जाएगा, हमेशा ही FTR में जाएगा, एक आध केस को छोड़कर। रेट भी स्पेसिफाई होगा और हमेशा FTR के अंडर होगा। PTR की कैटेगरी स्पेसिफाइड, ये लॉ बोलेगा कि FTR में है, बिल्कुल लॉ बताएगा। रेट भी स्पेसिफाई करेगा जी अलग से, बिल्कुल ऐसा ही है। और विल बी टैक्स अंडर FTR वेयर विदहोल्डिंग इज एस्टैब्लिश्ड, जहां विदहोल्डिंग एस्टैब्लिश्ड होगी, एडवांस विदहोल्डिंग या की कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश होगी, वहां पर ये FTR बन जाएगा। और अगर इस्टेब्लिश ना हो रही हो, फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर प्राइजेज एंड विनिंग्स हैं, वो जीतो पाकिस्तान से मिलेगा तो विदहोल्डिंग करेगा जीतो पाकिस्तान वाला, लेकिन अगर वो जीतो दुबई से मिला या कौन बनेगा करोड़पति से पैसा आ रहा है, तो वो फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से विदहोल्डिंग नहीं करेगा और फिर वो प्राइजेज एंड विनिंग्स आपकी NTR में चली जाएगी। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, MTR का हमने ये बताया था कि MTR भी स्पेसिफाइड होगी लॉ में कि ये MTR इनकम है। ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैलकुलेशन कैसे होगी, ये अभी इतना ज़्यादा हमारा एरिया नहीं है, क्योंकि MTR और FTR की कैलकुलेशन आगे जाके डिटेल में आएंगी। अभी सिर्फ आप समझ लें, MTR स्पेसिफाइड होगी, रेट भी स्पेसिफाइड होगा, और विल बी टैक्स अंडर MTR वेयर विदहोल्डिंग इज एस्टैब्लिश्ड। जहाँ विदहोल्डिंग एस्टैब्लिश हो जाएगी वहाँ ये MTR में चली जाएगी। अच्छा, और MTR का मतलब ये है कि MTR प्लस NTR। MTR कहने को MTR है, लेकिन ये दोनों दो धारी तलवार पर चलती है, दो धारी तलवार पर चलती है। जहाँ हम MTR कहते हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि MTR प्लस NTR, क्योंकि मिनिमम नाम से ही जाहिर है कि मिनिमम टैक्स रिजीम है। ये जो टैक्स विदहोल्ड हुआ है ये मिनिमम है, नॉर्मल में अगर ज्यादा बनेगा तो नॉर्मल देना पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चों, और मैंने इसकी एग्जाम्पल भी आपको बताई थी।
मैंने इसकी एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताई थी कि मिसाल के तौर पर सर्विसेज हैं वो MTR में फॉल करती है, उसके ऊपर टैक्स की डिडक्शन हो गई 15% के हिसाब से और हमें माल नेट रिसीव हुआ 17 लाख रुपए। एक्सपेंसेस लेस हुए 8 लाख के, PBT था 12 लाख और 12 लाख के ऊपर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बनती है मिसाल के तौर पर 90,000 रुपए। अगर बनती है 90,000 रुपए, तो हमने कहा देखा ये जाएगा कि ये जो 15% विदहोल्ड हुआ है, डिडक्ट हो चुका है, MTR में है सर्विस? जी सर, सर्विसेज MTR में है। रेट स्पेसिफाइड है विदहोल्डिंग का? जी सर, रेट स्पेसिफाइड है 15%। ठीक है, रेट स्पेसिफाइड। विदहोल्डिंग स्टैब्लिश्ड है? जी स्टैब्लिश्ड है। हुई, हो गई भाई 3 लाख रुपए हो गई। नॉर्मल भी निकलेगा, हमने ये नहीं बोलेंगे 3 लाख इसका टैक्स है, हम कहेंगे नॉर्मल भी कैलकुलेट करो। अगर नॉर्मल निकला 90,000, तो अब बोलेंगे जो 3 लाख कट चुका है ना वो वापस नहीं मिलेगा, वही तुम्हारा टैक्स है, मिनिमम है, वापस नहीं मिलेगा। रिफंड नहीं होगा सर? नहीं होगा। अगर नॉर्मल बन गई 3.5 लाख, तो हमने कहा कि फिर 3 तो तुम्हारा डिडक्ट हुआ है, 50 और देना पड़ेगा माजरत के साथ। गेटिंग दिस इज कॉल्ड मिनिमम टैक्स रिजीम। सही है, दो धारी तलवार पे चलता है। देख लो भाई, मिनिमम भी कैलकुलेट हुआ है, नॉर्मल भी कैलकुलेट हुआ है, दो धारी तलवार पे चलता है, मैंने बताया था आपको। चलो, और तीसरा है NTR, जो ना FTR में जाए ना MTR में जाए, वो NTR में जाएगा। और NTR में आमतौर पर नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा, सिवाय कुछ के, जिसे हम कहते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, जिसके अंदर हम आते कुछ इनकम्स आती हैं, उसके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगता, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम लगता है, अलग से रेट लगता है, और उसको हम अलग से टैक्स करते हैं अलग रेट के ऊपर। आमतौर पर फीचर्स क्या होते हैं कि FTR में से कोई एक्सपेंस लेस नहीं हो सकता, कोई डिडक्टिबल अलाउंस लेस नहीं हो सकता, कोई टैक्स क्रेडिट लेस, यानी कि कोई ये दोनों बेनिफिट्स के नाम है, अगला चैप्टर यही है, ये दोनों बेनिफिट्स लेस नहीं हो सकते, एक्सपेंसेस लेस नहीं हो सकते। एक्सपेंसेस लेस नहीं हो सकते तो लॉस नहीं आ सकता, लॉस किसी और हेड का सेट ऑफ भी नहीं हो सकता FTR से, और जो टैक्स कट गया वो फाइनल हो जाएगा। मिनिमम टैक्स रिजीम में, चूंकि मिनिमम टैक्स रिजीम नॉर्मल से भी कंपेयर होती है, नॉर्मल के अंदर भी फॉल करती है, तो हम कहते हैं भैया एक्सपेंस तो लेस होगा, हेड ऑफ इनकम में भी जाएगी। ये FTR हेड ऑफ इनकम में भी नहीं जाती, तो एक्सपेंस लेस होगा, डिडक्शंस अलाउड होंगी, डिडक्टिबल अलाउंस भी मिलेंगी। टैक्स क्रेडिट आमतौर पर नहीं मिलते, मिनिमम टैक्स लायबिलिटी से नीचे टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होते। कुछ टैक्स क्रेडिट ऐसे हैं जो मिनिमम टैक्स लायबिलिटी की दीवार तोड़ के भी अंदर घुस जाते हैं, वो कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो बाद में देखेंगे मेरा बच्चा। NTR की बात करेंगे तो बिल्कुल NTR के अंदर ये वाली कैटेगरी देखो जो वाकई NTR वाली है, नॉर्मल टैक्स रेट्स, एक्सपेंसेस भी लेस होंगे, क्लासीफाई होगा, हेड ऑफ इनकम में भी क्लासीफाई होगा, एक्सपेंसेस भी लेस होंगे, सब कुछ होगा, और स्लैब रेट्स लगेंगे, और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में सेपरेट रेट्स लगेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल इज इजी एज दैट। ठीक है मेरे बच्चा, रिजीम्स का डिस्कशन हमारा समराइज हो गया, रिकैप हो गया, डिटेल आपने देख ली होगी, आप देख रहे होंगे। अच्छा, टैक्स ईयर का डिस्कशन हमारा एंड हो चुका था। ऐसा ही है बेटा, टैक्स ईयर का डिस्कशन हमारा एंड हो चुका था। क्या क्या पढ़ लिया था हमने, कुछ मुझे कोई बच्चा याद दिलाते। अच्छा, टैक्स ईयर का डिस्कशन हमारा एंड हो चुका था। एक बात और थी कि पाकिस्तान में टैक्सेस किस किस तरह से कलेक्ट किए जाते हैं, मोड क्या है, तरीके क्या हैं। मोड क्या है यानी तरीके क्या हैं टैक्स कलेक्ट करने के। तो सर ये मोड अलग चीज़ है और रिजीम अलग चीज़ है जी। मोड किस किस तरीके से टैक्स आपकी जेब से निकल जाएगा, निकाला किस तरह से जाएगा, फिर फाइनल कैलकुलेशन जो होगी वो तो रिजीम के हिसाब से होगी, वो तो लॉ के ट्रीटमेंट के हिसाब से होगी। मैं मिसाल ले रहा हूँ, जेब से आपके कैसे कैसे टैक्स निकलेगा। मैंने कहा सर
गवर्नमेंट ये इंतजार थोड़ी करेगी कि आप पूरे साल इनकम कमाएं और फिर पीएनएल बनाएं और उसके बाद फिर आपसे टैक्स लिया जाए। नहीं नहीं नहीं, मुल्क तो पूरा साल चलाना है उनको। वो तो बोलेंगे भाई आप सांस बाद में लो, टैक्स पहले दे दो। तो गवर्नमेंट आपसे हर चीज़ के ऊपर टैक्स पहले से ले लेगी। वो साल ख़त्म होने तक, आपकी इनकम आने तक इंतज़ार नहीं करेगी। वो पहले से एडवांस में, प्री पेमेंट में आपसे टैक्स ले लेगी, जिसमें क्वार्टरली एडवांस टैक्स भी लेगी आपसे। क्वार्टरली एडवांस टैक्स भी लेगी सेक्शन 147 के तहत एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स पर। आप जो खर्चे करते हो उस पर भी आपसे एडवांस टैक्स ले लेगी। जैसे कि आपने मोबाइल का रिचार्ज कराया उसके ऊपर एडवांस टैक्स, जैसे आपने बिजली का बिल भरा उस पर एडवांस टैक्स, इंटरनेट बिल है उस पर एडवांस टैक्स, एडवांस में टैक्स ले लेगी। आप खर्चा कर रहे हो, खर्चा करोगे, मिसाल ले रहा हूँ, इंटरनेट का बिल है, इंटरनेट के बिल के ऊपर एडवांस टैक्स ऐड होगा, फिर आप पे करोगे। इनकम जो मिल रही है उस इनकम में से भी टैक्स पहले से कट जाता है। सैलरी मिल रही है, लाख रुपए से 2 लाख रुपए किसी की सैलरी है, साल की 24 लाख रुपए, उसको 2 लाख रुपए पूरे अकाउंट में थोड़ी मिलता है। एम्प्लॉयर टैक्स काट लेता है, विदहोल्ड कर लेता है। डिविडेंड, कंपनी 15% का विदहोल्ड करके डिविडेंड देगी। प्रॉफिट ऑन डेट, बैंक 20% का टैक्स विदहोल्ड करके देगा। अपना ही कैश बैंक से निकलवा रहे हैं और एटीएल में आपका नाम नहीं है, तो आप जो अपना कैश निकलवाओगे 50,000 से ऊपर 0.8% का एडवांस टैक्स लगेगा। सर ये एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है कि जब आप साल का आखिर आएगा, पूरा आप साल की इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी आपकी असल में टैक्स लायबिलिटी बनती है ये उससे एडजस्ट हो जाएगा। ये उससे क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। सर आपने बोला टैक्स एट सोर्स, विदहोल्डिंग अगर एस्टेब्लिश हो जाएगी तो एफटीआर इनकम बन जाएगा, एमटीआर इनकम बन जाएगा। तो सर टैक्स सैलरी पर भी तो विदहोल्ड हो रहा है, तो क्या ये एफटीआर बना, क्या ये एमटीआर बना? हमने कहा आपने बात पूरी नहीं सुनी। हमने ये कहा कि सबसे पहली बात, लॉ ये स्पेसिफाई करेगा कि ये एफटीआर में जाएगी या एमटीआर में जाएगी, पहली बात। फिर विदहोल्डिंग एस्टेब्लिश भी हो जाए, ये दूसरी बात थी। तो पहली बात क्या थी कि लॉ स्पेसिफाई करेगा ये किस में जाएगी, एफटीआर या एमटीआर में जाएगी। जब लॉ स्पेसिफाई नहीं कर रहा सैलरी को कि एफटीआर या एमटीआर में जाएगी, तो अब अगर इस पर विदहोल्डिंग हो भी रही है एट सोर्स, तो भी ये एफटीआर एमटीआर नहीं है, ये एनटीआर। विदहोल्डिंग होना एफटीआर या एमटीआर की अलामत नहीं है, अलामत में से एक अलामत है, वाहिद अलामत नहीं है, वाहिद अलामत। यानी कि लॉ स्पेसिफाई भी तो करे कि एफटीआर है एमटीआर, लॉ ने स्पेसिफाई नहीं किया, तो फिर सैलरी अब एफटीआर या एमटीआर में नहीं जाएगी, वो एनटीआर में जाएगी। बात समझ आ रही बेटा आपको? अच्छा भाई, जबकि आप देखो डिविडेंड और पीओडी, इन पे भी टैक्स विदहोल्ड हो रहा है, ये दोनों एफटीआर में जाएंगे, ये एनटीआर में जाएगा। फिर हमने कहा कि ये तो आपने पूरे साल एडवांस में टैक्स दे दिया। अब जब साल ख़त्म होगा और पूरे साल के आखिर में जब रिटर्न ऑफ इनकम आप जमा करवाओगे, तो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ जो भी टैक्स की कमी कोताही पूरे साल में आपसे एडवांस टैक्स मुख्तलिफ स्टेजेस पर, मुख्तलिफ मौक़ों पर, एक्सपेंसेस पर, इनकम पर, क्वार्टरली बेसिस पर आपसे टैक्स ले लिया। मिसाल के तौर पर 2 लाख, साल के आखिर में आपका बना 2.5 लाख, आपको 50,000 रुपये और देना पड़ेगा टैक्स विद द रिटर्न ऑफ इनकम। और अगर आपने टैक्स में डंडी मारी, बनता तो था आपका 50 लाख, आपने दिया 5 लाख, बाद में जब एफबीआर आपका रिटर्न खोलेगा, ऑडिट करेगा, तो फिर आपके असेसमेंट को अमेंड करेगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये सारी बातें आपको क्लियर होती हैं। टैक्स ईयर कंप्लीट हो चुका था। मुझे ज़रा कंफर्म कर दो बेटा, टैक्स ईयर में कोई बात रह तो नहीं गई थी? टैक्स ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका था, जल्दी से बता दो मुझे। पर्सन्स के अंदर फिर मैंने आपको बताया था ये 3 पर्सन्स ही मेन है जिनकी हमने बात करनी है, बाकी तो सारी गवर्नमेंट्स हैं। इसके अंदर भी हमने कहा था कि एओपी आमतौर पर पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, बाकी डिटेल्स आप एओपी की टैक्सेशन में देख लेंगे। कंपनी की डेफिनेशन वसी है। कंपनी की डेफिनेशन देखो एक्सक्लूसिव है। देखो ये अच्छा, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का फ़र्क अगर आप लेक्चर्स देखेंगे तो मैंने बताया हुआ उसके अंदर कि जब इंक्लूड से शुरू होती है कोई डेफिनेशन, इसका मतलब कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश की जाएगी। यानी कि डिक्शनरी लिटरल मीनिंग तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, प्लस लॉ और भी चीज़ें ऐड करने की कोशिश करेगा। जहाँ मीन्स का वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब लॉ कह रहा है कि अब इस डेफिनेशन के अलावा आप किसी डेफिनेशन को मत देखिएगा कंपनी की। यहाँ लॉ ये कह रहा है कि इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि ये डेफिनेशन जो एओपी की डेफिनेशन है लीगल सेंस में, पार्टनरशिप एक्ट में और जगहों के ऊपर, वो तो अप्लाई होगा ही होगा, सेंस, डिक्शनरी मीनिंग, लिटरल मीनिंग, लीगल मीनिंग।
हाँ, ये भी सब AOPs हैं, ये कहा जा रहा है। ठीक है, वही बात। और कंपनी केस में क्या कहा जा रहा है, और जगह से कहीं से आपको मतलब देखने की जरूरत नहीं, कंपनीज एक्ट में देखने की जरूरत नहीं है, हम जो बता रहे हैं वही इसका मतलब है। फिर उन्होंने कंपनी एक्ट वाली कंपनी को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया। Are you getting this? तो कंपनी के अंदर बहुत सारी चीजें कंपनी है, कंपनी तो कंपनी है ही। बैंक कोई बॉडी कॉर्पोरेट अगर किसी लॉ के तहत फॉर्म हुई, जैसे PIA ऑर्डिनेंस के तहत फॉर्म हुई, PNSE ऑर्डिनेंस के तहत फॉर्म हुई, तो वो भी कंपनी है। अल्टीमेटली वो कंपनीज एक्ट के तहत भी आती हैं, लेकिन अपने स्पेसिफिक लॉ के तहत भी आती हैं। मुदारबा ऑर्डिनेंस में भी आती है, लेकिन कंपनीज एक्ट में भी आती है। तो मुदारबा ऑर्डिनेंस के तहत आती है तो वो भी कंपनी है। बॉडी इनकॉर्पोरेट बाय अंडर लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग इनकॉर्पोरेशन कंपनी, कोई फॉरेन कंपनी भी कंपनी है। कोई फाइनेंस सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कंपनी है। NPO भी कंपनी है। ट्रस्ट यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी है। प्रोविडेंट फंड कंपनी है। फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड ऑन विच बाय FBR, कोई फॉरेन एसोसिएशन जिसको FBR कहते हैं कि भाई ये कंपनी है, तो फिर वो कंपनी है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट भी कंपनी है। स्मॉल कंपनी भी कंपनी है। तो सर ये सब कंपनी है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ लॉ ने जब इन सब चीज़ों को कंपनी के दायरे में लिया है, तो लॉ का मकसद ये है कि इन पर कंपनी वाली जिम्मेदारियां आयद करना, कंपनी वाला टैक्स रेट आयद करना। लेकिन सर इसमें तो आपने NPO को भी कंपनी में डाल दिया। हमने कहा हाँ, मकसद तो ये दोनों ही है, कंपनी की जिम्मेदारियां आयद करना। जैसे कंपनी इज अ विद होल्डिंग एजेंट, कंपनी हर ट्रांजेक्शन पे विद होल्डिंग करेगी, इस पे इन सब पर एक तो ये विद होल्डिंग की जिम्मेदारी आयद करना, और कंपनी का टैक्स रेट 29% है, तो इन सब पे 29% टैक्स भी लागू करना। तो सर क्या ये NPO टैक्स देगी 29% का? लेकिन नहीं देगी, मैं नहीं कह रहा देगी। आगे एक सेक्शन आएगा 100C, हम कहेंगे कि उसके अंदर इसका टैक्स मुआफ कर दिया जाएगा, इसको 100% टैक्स क्रेडिट दे दिया जाएगा। तो जिम्मेदारियां रह जाएंगी, टैक्स की छूट मिल जाएगी। अब जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ठीक है, अब जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, जिम्मेदारियां रह जाएंगी, टैक्स की छूट मिल जाएगी। लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई टैक्स तो लेगा नहीं, सही। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन डिटेल के अंदर कैपिटल गेन में कवर्ड है, इसलिए यहां पर हम इसको डिस्कस नहीं करते। फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट मीन्स an obligation annexed to the ownership of a property arising out of the confidence reposed in and accepted by the owner and declared and accepted by the owner for the benefit of another or of another and the owner, and includes a unit trust. ट्रस्ट की डेफिनेशन थोड़ी सी ऐसे रीड करने से थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग है नहीं। अच्छा भाई, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की डेफिनेशन को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उसको आसानी के लिए अब यूं समझो, मिसाल के तौर पर ये एक ट्रस्ट में क्या रखा जाता है? ट्रस्ट एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है, जो ट्रस्ट एक्ट के तहत बन जाती है। ये एक सेपरेट एंटिटी है। मिसाल के तौर पर ये ट्रस्ट हमने इसलिए बना दिया क्योंकि मिस्टर ए का इंतकाल हो गया। मिस्टर ए के 3 बच्चे हैं। मिस्टर ए की प्रॉपर्टी अभी तीनों माइनर्स के नाम पे ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो हमने एक ट्रस्ट बना दिया और वो प्रॉपर्टी उस ट्रस्ट के नाम पे कर दी। और मिस्टर ए के तीनों माइनर बच्चों को इस ट्रस्ट से फायदा मिल रहा है। इसका मतलब कि इस ट्रस्ट के बेनिफिशियरी कौन हो गए? हमने कहा सर इस ट्रस्ट के जो बेनिफिशियरी हो गए वो हो गए किड्स ऑफ मिस्टर ए। ऐसा ही है सर। इसका ट्रस्टी कौन हो गया? हमने कहा सर इसका ट्रस्टी हो गया इनका चचा, ब्रदर ऑफ डिसीज्ड। ठीक है, ब्रदर ऑफ डिसीज्ड। अब ये ट्रस्ट चल रहा है किसके लिए? इन बेनिफिशियरीज के लिए। देख रेख कौन कर रहा है? ये ट्रस्टी। अब इस ट्रस्ट से इनको तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है इसको भी फायदा मिल रहा है, सैलरी वैल्यू इसको भी मिल जाए। सेम इज द केस विद द प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में बेनिफिशियरीज कौन होते हैं?
एम्प्लॉइज। चलाने वाले कौन होते हैं? ट्रस्टीज। हो सकता है वहाँ से सैलरी भी ले लें, ठीक है। तो और प्रिंसिपल है कौन? जाहिर सी बात है जो कंपनी है, जो ओनर्स है। अच्छा, फिर ओनर तो पहले तो कंपनी होती है, लेकिन जब इस ट्रस्ट में पैसा आ जाता है तो फिर उसका ओनर एम्प्लॉय बन जाता है। एम्प्लॉय ने इस पर ट्रस्ट किया होता है, ट्रस्टी के ऊपर, तो फिर वो उस फंड को देख रेख कर रहा होता है, ठीक है। अब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन एनेक्स टू द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टीज, जो ट्रस्ट के अंदर है, एंड अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर, ठीक है। तो जो ओनर है, मिसाल के तौर पर इसका वालिद है, उसने ये ट्रस्ट बना दिया और उसको इसको जिम्मेदारी दे दी, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरीज। और डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर और अनदर एंड द ओनर, तो ओनर को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा भाई, यूनिट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड जो बनते हैं वो ट्रस्ट की ही फॉर्म होती है, यूनिट ट्रस्ट, उसमें यूनिट्स होते हैं म्यूचुअल फंड के। ये बात आगे आ जाएगी जब कैपिटल गेन पढ़ेंगे। तो स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया आपके सामने आ गया, स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया भी आपके सामने आ गया। स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया क्या है? वो ये क्राइटेरिया है, ये भी आगे आ जाएगा। स्मॉल कंपनी का फायदा क्या होता है कि सर अगर स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया मीट हो जाए तो रेट रिड्यूस्ड रेट अप्लाई होता है। मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है इट्स 20, ठीक है, फॉर टैक्स 2026। खोल के चेक भी कर लेते हैं अगर लिखा हुआ होगा तो। जी, 2026 के लिए इट्स 20। तो अगर ये क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं, क्या पेड अप कैपिटल और प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व 50 मिलियन तक है, एम्प्लॉइज पूरे साल में 250 से एक्सीड नहीं करते, एनुअल टर्नओवर 250 मिलियन से एक्सीड नहीं करता, और ये कंपनी कोई ओरिजिनल कंपनी को तोड़कर छोटी कंपनी जानबूझकर नहीं बनाएगा कि टैक्स रेट का बेनिफिट लेने के लिए, और ये एसएमई की कैटेगरी में भी फॉल नहीं करती। अगर ये सब के सब चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो फिर ये स्मॉल कंपनी कहलाएगी, ठीक है मेरे बच्चों। अगर आप लोग माइंड ना करें तो मैं चाय के साथ बिस्कुट भी खा लो। मैं आपको ऑफर नहीं कर सकूंगा क्योंकि आप लोग दूर बैठे हुए हैं, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन का। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पर्सन का कॉन्सेप्ट क्यों आता है? क्योंकि टैक्स लगता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। हम कुछ क्राइटेरिया देखेंगे, अगर वो क्राइटेरिया मीट हो जाएगा तो हम किसी भी पर्सन को बोलेंगे तू रेजिडेंट है, और अगर वो क्राइटेरिया मीट नहीं होगा तो हम बोलेंगे भाई तू नॉन रेजिडेंट है। सर रेजिडेंट से क्या होगा? हम रेजिडेंट पर तभी अच्छा टैक्स लगाएंगे, और जो नॉन रेजिडेंट है, जो रेजिडेंट नहीं है, जिसने इस मुल्क से फ़ायदा नहीं उठाया, जिसने इसका नमक नहीं खाया पूरे साल, तो हम उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगाएंगे या कम लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अ पर्सन शेल बी रेजिडेंट इफ द पर्सन इज रेजिडेंट। अगर वो इंडिविजुअल भी है तो भी रेजिडेंट हो सकता है, कंपनी है तो भी, एओपी है तो भी। हमारे लिए ये तीनों ही पर्सन रेलिवेंट है, इंडिविजुअल, कंपनी और एओपी। बाकी का पर्सन, मिसाल के तौर पर अगर फेडरल गवर्नमेंट है तो वो तो रेजिडेंट ही होती है, किसी भी कंट्री की फेडरल गवर्नमेंट रेजिडेंट ही होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट रेजिडेंट ही होती है, लोकल गवर्नमेंट रेजिडेंट ही होती है। अच्छा, पर्सन शेल बी नॉन रेजिडेंट इफ द पर्सन इज नॉट अ रेजिडेंट, आसान बात है। इंडिविजुअल के लिए रेजिडेंट का क्राइटेरिया क्या है? इंडिविजुअल के लिए रेजिडेंट का क्राइटेरिया क्या है? ये चार्ट देख लो। इसको जरा गौर से देखो, इसको आप लोग जरा गौर से देखो। मैं एक दो और बिस्किट खा लूं, आप इसको जरा गौर से देखो, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। अच्छा, ये बात मैं बता दूं कि इंडिविजुअल की अभी हम बात करें रेजिडेंशियल स्टेटस की, और इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस का ताल्लुक उसके डोमिसाइल या नेशनैलिटी से नहीं होता। और हम देखते हैं नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान में कितने डेज फिजिकली प्रेजेंट है ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर। टैक्स ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक का टैक्स ईयर होता है। स्पेशल है तो स्पेशल, नॉर्मल है तो नॉर्मल। हम उस टैक्स ईयर में देखेंगे कि वो कितने दिन के लिए फिजिकली प्रेजेंट था, कोई भी बंदा, इंडिविजुअल।
ठीक है, अब ये चार्ट आप देख लें। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई चाइनीज़ है और वो भी 183 या उससे ज़्यादा दिन के लिए पाकिस्तान में मौजूद, हम उसको रेजिडेंट बोल देंगे इन अ टैक्सी। ठीक है बात। तो अब आप ये चार्ट देखें और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला मैं इसके ऊपर मज़ीद रोशनी डालता हूँ। ठीक है, अच्छा भाई, तो बेटा किसी भी इंडिविजुअल को अगर हमने ये देखना है, किसी भी इंडिविजुअल का अगर हमने स्टेटस डिटरमिन करना है कि आया वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो हम ये देखेंगे कि उसके डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन अ टैक्स ईयर कितने हैं। फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान फॉर मोर देन 182 डेज, अगर उसका फिजिकल स्टे पाकिस्तान में ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, अभी हम नॉर्मल टैक्स ईयर की बात कर लेते हैं, 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून के अंदर अगर उसका फिजिकल स्टे 183 या उससे ज़्यादा डेज है, तो हम बोलेंगे कि ये रेजिडेंट है, रेजिडेंट है। अब चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, अगर तो 183 या उससे ज़्यादा डेज प्रेजेंट नहीं है तो नॉन रेजिडेंट है। लेकिन सर नॉन रेजिडेंट तो है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा ऑल्टरनेट क्राइटेरिया फॉर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ओनली। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं है और 183 डेज भी नहीं है, उससे कम है, तो वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। अगर सिटीजन नहीं है तो ये जो ऑल्टरनेटिव क्राइटेरिया है, ये हम सिर्फ सिटीजन्स के लिए चेक कर रहे हैं, यानी जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं सिर्फ उनके लिए चेक हो रहा है। और ये क्राइटेरिया ये कहता है, पूछता है, सवाल पूछता है आपसे ये क्राइटेरिया कि क्या जो इंडिविजुअल जिसका आप स्टेटस पता करना चाह रहे हो, क्या वो किसी और कंट्री में टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट है। अगर तो है तो हमने कहा कि फिर पाकिस्तान में ही नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, फिर पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं करेंगे इसको। अगर ये किसी और कंट्री के अंदर टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट नहीं है, तो हम मजीद एक सवाल पूछेंगे, वो क्या इसका फिजिकल स्टे किसी स्पेसिफिक कंट्री में 182 दिन से ज़्यादा है। अगर इसका फिजिकल स्टे किसी कंट्री में, स्पेसिफिक कंट्री में 182 दिन से ज़्यादा यानी 183 और मोर है, तो हम उसे पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट कह देंगे कि भैया ठीक है, इसने फिर ज़्यादातर दूसरी जगहों का ही नमक खाया है, फिर इसको पाकिस्तान का रेजिडेंट अब ना बोलो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी वो किसी और कंट्री में रेजिडेंट भी नहीं है टैक्स पर्पस के लिए और किसी स्पेसिफिक कंट्री में 183 या उससे ज़्यादा दिन भी नहीं गुजारे, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये हमारा अपना है, चूँकि ये सिटीज़न है। और हम रेजिडेंट को अपना बोल देते हैं, अपना क्यों? क्योंकि अभी हम देखेंगे कि रेजिडेंट के साथ होने क्या वाला है, उस पर टैक्स ज़्यादा लगता है। अच्छा भाई, तो नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस हमें देखना होंगे। ये इंडिविजुअल के लिए मैंने आपको सारी कहानी बता दी, और इसको देखने में रूल्स की जो डेज के जो काउंटिंग का जो रूल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि भाई पार्ट ऑफ द डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान विल बी काउंटेड द होल डे। 1 घंटा भी अगर कोई भी पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद है तो पाकिस्तान की काउंटिंग में वो डे आएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी की फ्लाइट है, अल्लाह भला कर दे, रात के 2 बजे की, ठीक है, और रात के 15 मई रात के 2 बजे की, इसका मतलब सर 15 मई रात के 2 बजे की अगर फ्लाइट है, मतलब कि 15 मई के तो वो सिर्फ 2 घंटे पाकिस्तान में रहा। क्या ख्याल है? तो क्या 15 मई का पूरा दिन पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा? आंसर इज यस। ठीक है, पार्ट ऑफ द डे, आधा घंटा भी पाकिस्तान के अंदर रहा, जाते हुए आते हुए, वो दिन पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा। मसला कट ऑफ पर ही आता है ना, आने और जाने वाले दिनों में। बाकी दिन का तो मसला नहीं है कि वो पाकिस्तान की काउंटिंग में आएंगे या नहीं आएंगे। Part of the days that an individual is present in Pakistan will count the whole day, including the day of arrival. जिस दिन वो आया, सर एयरपोर्ट पर लैंड किया, रात के 11 बज रहे थे, 10 जून रात के 11, सिर्फ 1 घंटा उस दिन पाकिस्तान में रहा, डेट चेंज हो गई। तो जो 1 घंटा पाकिस्तान में रहा वो भी पाकिस्तान की काउंटिंग में लेंगे आप जी।
द डे ऑफ अराइवल इन पाकिस्तान, डे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान, पब्लिक हॉलीडे बीच में आ रही है, बीमार हो गया, सिक लीव है, सब काउंटिंग में आएगा। कोई स्ट्राइक किया, लॉकआउट की वजह से वो काम ना कर सका, काउंटिंग में आएगा। पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज घूमने फिरने चला गया, हॉलीडे स्पेंड करने, काउंटिंग में आएगा। नहीं आएगा तो कौन सा दिन नहीं आएगा? अ डे और पार्ट ऑफ द डे वेयर एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान सोली बाय द रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट। ट्रांजिट की वजह से जो दिन है वो पाकिस्तान की काउंटिंग में नहीं आएगा। अगर कोई ऐसा दिन पाकिस्तान में उसने स्पेंड कर दिया जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट की वजह से था, तो वो पाकिस्तान की काउंटिंग में नहीं आएगा। और जब आप डिटेल लेक्चर देखेंगे उसमें ये बात बताई है कि इसके अंदर 2-3 प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स या एलिमेंट्स हैं। पहला एस्पेक्ट या एलिमेंट कि ये पार्ट ऑफ द डे इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, ये कैसे डिटरमिन होता है? ये देखा नहीं जाता कि पाकिस्तान की हवाई हदूद से जहाज़ कब निकला। जब तक पाकिस्तान की हवाई हदूद में जहाज़ है, बंदा बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान में काउंट नहीं। इमिग्रेशन काउंटर का स्टैंप देखा जाता। अगर मिसाल के तौर पर रात 2 बजे की फ़्लाइट है और इमिग्रेशन काउंटर का स्टैंप लग गया है, इमिग्रेशन काउंटर ने स्टैंप 15 मई रात 2 बजे की फ़्लाइट है और 11:30 बजे इमिग्रेशन काउंटर का स्टैंप लग चुका है, तो 11:30 बजे तो 14 तारीख होगी, 15 तो 12 के बाद लगेगी, तो 14 तारीख का स्टैंप लग चुका होगा। तो इसका मतलब कि वो 14 वाला दिन पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा, 15 वाला दिन फिर नहीं आएगा। तो एतबार होता है इमिग्रेशन काउंटर की स्टैंप का और उसकी साइन का, उस डेट और टाइम स्टैम्प का प्रैक्टिकली। दूसरी बात ये, जो ट्रांजिट वाला दिन है इसके 2 मतलब हैं। पहला ये कि जो फ्लाइट है, कनेक्टिंग फ्लाइट की वजह से पूरा दिन ट्रांजिट में गुजर गया, वो तो काउंटिंग में वैसे ही नहीं आता, क्योंकि वीज़ा, पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा ही नहीं लगता, वीज़ा का स्टैंप ही नहीं लगता। तो इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि ऐसी वजूहात की वजह से जहाँ पर वीज़ा देना पड़ जाए, जैसे कोविड का केस हुआ था, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन में जब एयर स्पेस बंद हुआ था, तो अब जो फ्लाइटें फंस गई, लोग फंस गए, लोग रुक गए, अब उनको टेम्परेरी वीज़ा देकर स्टे दिया गया, तो वो भी रीज़न ऑफ ट्रांजिट में आएगा, पाकिस्तान की काउंटिंग में नहीं आना चाहिए। अच्छा भाई बेटा, यहाँ तक की बातें, कहानियाँ सारी आपको समझ आती हैं? ज़रा आप मुझे एक्नॉलेज कर दें बेटा, ताकि मुझे पता लगे आप लोग जाग रहे हैं, प्लीज़। अच्छा भाई, कंपनी कब रेजिडेंट होती है? एक तो कंपनी की डेफिनेशन में जो पीजी और एलजी आती है वो तो है पाकिस्तान की, तो वो तो हमेशा रेजिडेंट होंगी। और उसूल ये है कि अगर कंपनी पैदा हो गई पाकिस्तान में, क्या हो गई भाई, पैदा पाकिस्तान में हो गई, तो पाकिस्तान में ही रेजिडेंट होगी। और दूसरा उसूल ये है, इसका मतलब पाकिस्तानी कंपनी तो हमेशा ही पाकिस्तान में रेजिडेंट होगी, सिंपल। क्योंकि पाकिस्तानी कंपनी पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से ही पैदा होगी, कंपनी एक्ट के हिसाब से पैदा होगी, या पाकिस्तान की सोसाइटी एक्ट के हिसाब से पैदा होगी, ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से पैदा होगी। तो जो कंपनी पाकिस्तान में पैदा हो रही है, जो एंटिटी पाकिस्तान में पैदा हो रही है, कंपनी की डेफिनेशन वाली, वो पाकिस्तान में ही रेजिडेंट होगी हमेशा। आसान बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस बात नहीं। मसला आता है इसमें, किसमें? इसमें control and management of its affairs is situated wholly in Pakistan at any time in the year. अच्छा, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि किसका कंट्रोल और मैनेजमेंट, कोई ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में पैदा तो ना हुई हो, यानी कि फॉरेन कंपनी हो, यानी किसी फॉरेन कंट्री में पैदा हुई हो। फॉरेन कंट्री में जो पैदा होती है तो वो भी कंपनी की डेफिनेशन में तो आती है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि क्या वो रेजिडेंट है या नहीं है। क्या वो पाकिस्तान में पैदा हुई है? नहीं हुई। दूसरा क्राइटेरिया ये चेक करो आप, क्या उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान? क्या वो पाकिस्तान में उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल पूरा है या नहीं है? अच्छा, फिर ये भी लिखा है एट एनी टाइम। इससे एक इंप्रेशन ही जाता है कि किसी भी टाइम, अगर पूरे साल में, एक महीना में, ऐसे इंप्रेशन जाता है इसको देख के कि अगर पूरे साल में
एक महीना भी किसी कंपनी का मैनेजमेंट और कंट्रोल पूरा पाकिस्तान में हो गया तो हम उसको रेजिडेंट कर देंगे, ठीक है। और कुछ जगह पर इसकी इंटरप्रिटेशन ये ली भी जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन वैलिड नहीं है, ठीक है। कि कोई कंपनी अगर किसी का मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ अफेयर्स किसी भी टाइम पर, मैनेजमेंट और कंट्रोल किसको बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर पूरा पाकिस्तान में आ गए और वो मीटिंग करने लग गए, 2 महीने उनकी मीटिंग्स यहाँ हुई हैं, यहाँ से वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, इसका मतलब कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है, ठीक है। तो क्या हम उसको रेजिडेंट कंपनी बोल देंगे? प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। खैर प्रैक्टिकली ये भी नहीं होता कि कोई कंपनी, बाहर की कंपनी पाकिस्तान में आके मैनेजमेंट और कंट्रोल पूरा यहाँ से करे, तो प्रैक्टिकली चीज़ नहीं होती। कहने का मकसद ये है कि लॉ ये कह रहा है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है और वो फॉरेन कंपनी का मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ अफेयर्स, यानी सारे डायरेक्टर्स यहाँ पे रहते हैं, या उनकी सारी बीओडी की मीटिंग यहाँ हो रही हैं, या सारे ऑपरेशंस यहाँ पर हैं, ठीक है, तो फिर ये क्या है कि भाई मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ अफेयर्स होली इन पाकिस्तान, होली इन पाकिस्तान हो गया। तो फिर हम उस कंपनी को भी बोलेंगे तू रेजिडेंट कंपनी। सर क्या ऐसा होता है? प्रैक्टिकली नहीं होता, ठीक है। प्रैक्टिकली एक ही केस में होता है, जब लेक्चर देखेंगे मैंने एग्जांपल भी दिए कि जब कोई ऑयल एंड गैस कंपनी, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी पाकिस्तान में आती है, कोई एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी पाकिस्तान में आती है, तो अब उसके डायरेक्टर्स, उसकी ओनरशिप बाहर है, हो सकता है वो इनकॉर्पोरेट भी बाहर हुई हो, लेकिन उसके पूरे ऑपरेशंस अगर पाकिस्तान में हैं और वो पाकिस्तान की ड्रिलिंग ही को देख रही है, जैसे मैं एग्जांपल भी दी थी अपने लेक्चर्स में, यूईपी, यूनाइटेड एनर्जी पेट्रोलियम, यूनाइटेड एनर्जी पेट्रोलियम मॉरिशस के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, यूनाइटेड एनर्जी पेट्रोलियम, यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान मॉरिशस में इनकॉर्पोरेट हुई है, ऑपरेशन सारे पाकिस्तान में है, नाम में भी पाकिस्तान है, इनकॉर्पोरेट मॉरिशस में हुई है, ड्रिलिंग यहाँ कर रही है, तो रेजिडेंट कंपनी है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स की बात हो गई। एओपी के अंदर सीन, एओपी इज अ पार्टनरशिप फर्म और जॉइंट वेंचर। कैन एओपी शैल बी रेजिडेंट फॉर द टैक्स ईयर इफ द कंट्रोल एंड अफेयर्स, इसके अंदर होली की शर्त नहीं है, इसमें लॉ बोल रहा है, इसमें होली की शर्त नहीं है, देखो इसमें लॉ बोल रहा है होली और पार्टली भी होगा ना तो भी हम आपको रेजिडेंट बोल देंगे। इसका मतलब कि अगर पार्टनरशिप फर्म में सर एओपी का मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ अफेयर्स पूरा साल नहीं, 1 महीने या 1 हफ्ते के लिए भी पाकिस्तान में रहा, या 3 पार्टनर में से 1 पार्टनर भी पाकिस्तान में रहा, या वो पार्ट ऑफ द ईयर के लिए भी पाकिस्तान में रहा, किसी भी तरह ये पार्टली वाला क्राइटेरिया अचीव हो गया तो एओपी रेजिडेंट बन जाएगी जी। दुबई में पार्टनरशिप बनी थी, 1 महीना पाकिस्तान में आकर उन्होंने अपना बिजनेस कर लिया, रेजिडेंट बन जाएगी। 3 पार्टनर्स, 1 पाकिस्तान में रहता, रेजिडेंट बन जाएगी। Are you getting this बेटा? अदर्स, फेडरल गवर्नमेंट ऑलवेज रेजिडेंट होगी और बाकी की 3 फॉरेन हैं तो भाई ऑलवेज नॉन रेजिडेंट होंगी। सर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होने से होगा क्या? खतरनाक बात हो जाएगी। रेजिडेंट पर्सन इज टैक्सेबल फॉर वर्ल्ड ओवर इनकम, रेजिडेंट पर्सन इज टैक्सेबल फॉर हिज वर्ल्ड ओवर इनकम, यानी पीएसआई भी और एफएसआई भी, वर्ल्ड ओवर इनकम। रेजिडेंट पर्सन की दोनों इनकम चार्जेबल टू टैक्स होंगी, क्योंकि ये हमारा अपना है, इसने अपनाइयत का क्राइटेरिया मैच किया, ये हमारा अपना है, इसकी एफएसआई भी पाकिस्तान में टैक्स होगी, इसकी पीएसआई भी पाकिस्तान में टैक्स होगी। तो सर अपने को ज़्यादा टीका लगाया जा रहा है जी, क्यों? इसे बात करते हैं। नॉन रेजिडेंट कि पाकिस्तान सोर्स इनकम, हम नॉन रेजिडेंट को कह रहे हैं कि भैया तुमने यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा, तुमने 100 दिन गुजारे, 110 दिन गुजारे, 8 दिन गुजारे, 20 दिन गुजारे, तो तुम रेजिडेंट तो नहीं बन पाए, तुम हमारे अपने तो नहीं बन पाए, तो जितना टीका हम अपने को लगा रहे हैं उतना टीका तुमको तो नहीं लगाएंगे, लेकिन कम से कम तुमने जितनी पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान सोर्स इनकम अर्न करी है उस पर तो हमारे पाकिस्तान में ही टैक्स दोगे ना भाई, तो वो तो चार्जेबल टू टैक्स होगी इन पाकिस्तान।
और जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगी इन पाकिस्तान, हम उससे फॉरेन सोर्स का सवाल नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा अपना है हम उससे अपने से हम सवाल करेंगे कि भाई तुमने बाहर कितनी इनकम कमाई वो भी बताओ, उस पर भी टैक्स यहाँ दो। ये तुम्हारा अपना मुल्क और तुम भी हमारे अपने हो तो उस इनकम पे भी टैक्स यहाँ दो। सर लेकिन वो वाला कंट्री तो हमसे वहाँ भी टैक्स ले रहा है, आप अपना बोल के यहाँ भी टीका लगा रहे। हाँ, तो करना क्या है हमने कहा भाई आप पैसे वाले हो और फॉरेन सोर्स इनकम अर्न कर रहे हो और ऊपर से वो भी रेजिडेंट को तो नहीं छोड़ेंगे। एजुकेटिंग दिस, तो कहने का मतलब ये है कि फिर ये लॉ तो यही है। लेकिन फिर इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ टैक्स ट्रीटीज़ है, मेरी नॉलेज के मुताबिक, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 68 कंट्रीज़ के साथ तो टैक्स ट्रीटी है पाकिस्तान की। कंट्रीज़ तो 200 क्रॉस कर गए, सबके साथ नहीं है। टैक्स ट्रीटी का मतलब क्या होता है? टैक्स ट्रीटी का मतलब ये होता है कि हमारी उस मुल्क से ट्रीटी हो गई है कि अगर आपके मुल्क का कोई बंदा ऐसा है जो हमारे मुल्क में रेजिडेंट है, तो अगर वो रेजिडेंट बन गया, मिसाल के तौर पर यूएस से टैक्स ट्रीटी, अब यूएस का कोई बंदा पाकिस्तान में रेजिडेंट बन गया, उसने पाकिस्तान में 190 डेज गुजार लिए, तो उसकी पीएसआई भी आएगी और एफएसआई भी आएगी, और कानून की रूह से हमें वो दोनों पे टैक्स पाकिस्तान में लेना है। लेकिन यूएस के साथ टैक्स ट्रीटी है, तो वो टैक्स ट्रीटी अप्लाई हो जाती है फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन पर, टैक्स ट्रीटी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो टैक्स ट्रीटी किस किस पर अप्लाई होती है? फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन एंड पाकिस्तान सोर्स इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, इन दोनों पे टैक्स ट्रीटी एप्लीकेबल होती है। ये मैंने लेक्चर में डिटेल में बताया, लेकिन अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। इतना आपको याद होना चाहिए, टैक्स ट्रीटी अगर एप्लीकेबल हो जाए, टैक्स ट्रीटी दो मुल्कों के दरमियान किया हुआ मुआहदा है, अगर उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान यूएस वाली इनकम पर अपने पास टैक्स नहीं लेगा, तो अब हम दोबारा उसके ऊपर टैक्स नहीं ले सकते। ट्रीटी का लिहाज करना पड़ेगा, ट्रीटी का इफेक्ट लॉ के भी ऊपर होता है, वो ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। बात समझ आ रही? Tax treaty shall apply in case of any contradiction between local laws and tax treaty. For tax treaty provides exemption to a particular dividend, then the local law regarding the taxability of the dividend would have no effect. ठीक है बेटा, यहाँ तक की बातें हजम हो रही हैं, जज्ब हो रही है, तो कंफर्म कर दो। फिर बस ये केसेस पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर इंशाल्लाह पर ख़त्म हो जाएगा। बस ये केसेस हैं ये, तो ज़रा बेटा मुझे कंफर्म कर दो बेटा, चैप्टर ख़त्म होगा फिर दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे। स्पीड आप देख रहे होंगे बढ़ गई है, स्पीड और बढ़ जाएगी क्योंकि ये रिवीजन करना और प्रैक्टिस करनी है, हमने प्रैक्टिस पे जाने जल्द से जल्द। क्लियर है बेटा? क्लियर, कंफर्म करो। नमाज का टाइम देख लो, 8 ही चल रही है वैसे तो, लेकिन एहतियातन देख लो। मेरी मस्जिद मतलब वाली, उसका टाइम ही नज़र नहीं आ रहा है मुझको। जी, तक़वा मस्जिद, ओह माय गुडनेस। अच्छा भाई, तो अच्छा वो देख लिया मैंने, तो 7:45 का ही टाइम आ रहा भाई। तक़वा मस्जिद 7:45 आ रहा है। ठीक है बेटा, 5 मिनट और पढ़ेंगे फिर नमाज का ब्रेक लेंगे। अच्छा भाई, तो टैक्स ट्रीटी, तो हमने कहा सर टैक्स ट्रीटी अगर है तो टैक्स ट्रीटी नाफिजुल अमल हो जाएगी, और अगर किसी की दोनों जगह से इनकम आ रही है, मिस्टर ए है उसने यूएस से भी इनकम कमाई और वो पाकिस्तान में रेजिडेंट है, यूएस से उसकी अगर $20,000 साल की इनकम आ रही है और पाकिस्तान से भी उसकी 30 लाख रुपए की इनकम आ रही है, तो पाकिस्तान वाला कह रहा है कि हम तुम्हारी
जो टैक्स ट्रीटी में लिखा हुआ है हम उसको फॉलो करेंगे, और अगर टैक्स ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कि जिस इनकम पे यूएस वालों ने टैक्स ले लिया, ए पाकिस्तान अब दोबारा ना लें, आपसे हमारा मुआहदा है, इस बंदे को माफ़ कर दें, तो हम उसको माफ़ कर देंगे। लेकिन क्या हर जगह से टैक्स ट्रीटी है हमारी? नहीं। मैंने बताया 68 कंट्रीज़ के साथ टैक्स ट्रीटी है, बाकी के साथ नहीं है। तो जिनके साथ टैक्स ट्रीटी नहीं है, तो अगर कोई पाकिस्तानी बंदा वहाँ जाता है, वहाँ से इनकम अर्न करता है, तो वहाँ पर भी वो टैक्स देगा, यहाँ पर भी वो टैक्स देगा। उस इनकम पर दो दफा टैक्स लग जाएगा। कैसा है? ऐसा है। तो सर उस इनकम को टैक्स होने से बचाने के लिए क्या कोई और तरीका है? जी, कुछ रिलैक्सेशंस हैं, कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो फॉरेन सोर्स इनकम को डबल टैक्सेशन से बचाने में मदद देती हैं। ये फॉरेन सोर्स इनकम को बचाने में मदद देती है, ये फॉरेन सोर्स इनकम को बचाने में मदद देती है, ये सिर्फ फॉरेन सोर्स सैलरी को डबल टैक्स होने से बचाने में मदद देती है, सारी इनकम को नहीं, सिर्फ सैलरी को, याद रखिएगा। अच्छा भाई, तो सर ये जो दो एग्जेम्पशंस हैं जो फॉरेन सोर्स इनकम को डबल टैक्सेशन से बचाने में मदद देती है, टैक्स ट्रीटी ना हो फिर भी ये बचा लेंगी? जी बचा लेंगी। ताकत है इनमें? जी है इनमें। तो सर फिर बताएं ये वाली एग्जेम्पशंस, क्योंकि देखो टैक्स कंसल्टेंट का तो काम ये होता है टैक्स के रास्ते निकालना, झूठ निकालना, रिलैक्सेशंस निकालना, लोगों को बताना, इसी से तो इंप्रेशन पड़ता है भाई। पहली बात। अच्छा, एक मैंने आपको एग्जांपल देनी थी। अच्छा हाँ, रेजिडेंट इंडिविजुअल की एग्जांपल मैंने आपको देनी थी कि किसी ने 183 डेज और मोर पाकिस्तान में ना टैक्स ईयर गुजार लिए। तो उसकी एग्जांपल ये थी कि अगर ये दो टैक्स ईयर हैं, टैक्स ईयर 24 और टैक्स ईयर 25, किसी ने अगर 360 दिन भी एक साथ पाकिस्तान में गुजार दिए, 360 डेज एक साथ भी पाकिस्तान में गुजार दिए, तो भी हम श्योरिटी से ये नहीं कह सकते कि ये बंदा रेजिडेंट है, क्योंकि रेजिडेंट डिक्लेयर करने के लिए आपको अगला सवाल पूछना पड़ता है कि तुम किस ईयर में रेजिडेंट हो, ईयर में, किस ईयर में रेजिडेंट हो, किस ईयर में तुम्हारे कितने दिन है। हो सकता है उसने 360 दिन तो एक साथ गुजारे, लेकिन वो 360 दिन में 180 2024 में फॉल कर रहे हो, और 180 2025 में फॉल कर रहे हो, और 183 दिन किसी भी टैक्स ईयर में न बन रहे हो, तो वो 360 दिन लगातार पाकिस्तान में गुजारने के बावजूद भी नॉन रेजिडेंट रहेगा दोनों सालों में। एग्जाम्पल देना मैं आपको भूलिया तो मैंने दे दी। अब आ जाओ फॉरेन सोर्स इनकम की स्पेशल केसेस। ठीक है, तो 7:40 हो रहा है, सो आई वुड प्रेफर टेकिंग प्रेयर्स ब्रेक हेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। अच्छा बेटा, हमारी डिस्कशन ये चल रही थी कि रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए हम पाकिस्तान में बैठ के ये कह रहे हैं कि दैट यू आर टैक्सेबल फॉर योर वर्ल्ड ओवर इनकम। आप अपनी वर्ल्ड ओवर इनकम पर पाकिस्तान में बैठ के टैक्स दो भाई। इससे सर इसकी फॉरेन सोर्स इनकम डबल टैक्स भी तो हो सकती है, फॉरेन कंट्री के अंदर टैक्स लगा होगा, हम कह रहे हैं दोबारा यहां पर टैक्स दो, डबल टैक्स हो रही है। टैक्स ट्रीटी है? नहीं है। सर क्या डबल टैक्सेशन से बचने का कोई तरीका है? जी है। स्पेशल केसेस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम, अगर ये सिचुएशंस होंगी तो डबल टैक्सेशन से बच जाएगा। ये स्पेशल सिचुएशंस हैं, और ये स्पेशल सिचुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल। अगर हमारे पास, इसको मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ फिर रीड कर लेंगे, अगर हमारे पास पाकिस्तान में कोई ऐसे भाई साहब रेजिडेंट हो गए हैं जो रेजिडेंट हुए हैं सोली फॉर द रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और उनका फिजिकल स्टे पाकिस्तान में 3 साल से ज्यादा का नहीं होगा, अगर ये दो क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो उनके लिए उम्मीद की किरण जाग जाएगी। वो क्या सर? उनके लिए अहकामात ये हैं कि अगर तो आप अपनी फॉरेन सोर्स इनकम जो आपने अपने मुल्क में कमाई होगी
पाकिस्तान में न लाओ तो हम उसे एग्जेम्प्ट कर देंगे। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमने चाइना से किसी इंजीनियर को बोला, यार भाई आ जाओ हमारे पाकिस्तान के अंदर, तुम्हारी ज़रूरत है, हमारे यहाँ तो इंजीनियर बहुत ही थके हुए और बेकार हैं, आप चाइना के इंजीनियर हो, चाइना को कहाँ से काम पहुँचा दिया। हमने किसी चाइना के इंजीनियर को हायर कर लिया, किसी कंपनी ने हायर कर लिया, जर्मनी की किसी टेक्नीशियन को बुला लिया डबल ट्रिपल पैसे देकर। पाकिस्तान में आने के लिए तो डबल ट्रिपल पैसे ही मांगेंगे। अब हमने उस जर्मन को, उस चाइनीज़ को बुला लिया, मैं मिसाल में जर्मन चाइनीज़ कह रहा हूँ, समझ आए आपको तभी, यहाँ बुला लिया, भाई आप काम करो यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कितने साल का, 2 साल के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे बुलाया हमने उनको, इससे ज़्यादा हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते। 3 साल के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे बुलाया, यानी कि उनका फिजिकल स्टे पाकिस्तान में कितना होगा, 2 या 3 साल। तो सर वो यहाँ पर बैठ के जो कमाई करेंगे वो होगी पाकिस्तान सोर्स इनकम। यहाँ वो रेजिडेंट हो गए, और हुए हैं रेजिडेंट क्यों, सोली फॉर द रीज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए बुलाया है, पाकिस्तान की कंपनी ने जॉब पे बुलाया है, जॉब दी है उसको, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और कोई मकसद नहीं है, मेन मकसद यही है। और उसका फिजिकल स्टे डज नॉट एक्सीड 3 years। तो हमने कहा अगर ये कंडीशंस मीट होती हैं तो फिर अब उस चाइनीज़ भाई से, उस जर्मन भाई से जो अपनी जान जोखिम में डाल के पाकिस्तान आया है, अपने मुल्क को छोड़कर आया है, ऐसा कोई चिराग ढूंढने से ही मिले शायद हमें, तो हमने कहा कि हम उससे फिर ये नहीं पूछेंगे कि ए चाइनीज़ भैया, ए जापानीज़ भैया, ए जर्मन भैया, ये तो बताओ अब तुम रेजिडेंट हो गए हो, यू आर टैक्सेबल फॉर योर वर्ल्ड ओवर इनकम इन पाकिस्तान, तुमने जापान में क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाई, तुमने जापान में क्या बिजनेस इनकम है तुम्हारी जापान में कोई अदर सोर्सेज की इनकम तो नहीं है, वो भी यहाँ दो, क्योंकि तुम यहाँ रेजिडेंट हो गए हो, उस पर भी तुम यहाँ टैक्स दो। वो उल्टे पाँव भाग जाएगा, वो बोलेगा एक तो तुमने मुझे दारे लपे दे के सब्ज बाग दिखा के यहाँ पर जॉब के लिए बुलाया, और अब तुम यहाँ बुला के मुझसे मेरी जर्मनी की और चाइना की भी इनकम के बारे में सवाल कर रहे हो, और उधर उसका भी टैक्स ले रहे हो। अगले दिन फ्लैट पकड़ के भाग जाएगा। मैंने ऐसी स्टोरी बना दी आपको समझाने के लिए, ताकि आपको याद रहे। तो हमने कहा सर ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, 3 साल के लिए पाकिस्तान में आया है और एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, इसको बख्श दो, इसकी फॉरेन सोर्स इनकम पर नज़र मत रखो, इस पर अपनी राल मत टपकाओ, ए पाकिस्तानियों, ए FBR वालों, सेक्शन 50 है आगे इसकी मदद के लिए। लेकिन हमने कहा भैया एग्जेम्प्ट तब होगी जब आप इसको पाकिस्तान में रिसीव नहीं करोगे, अपनी FSI को, फॉरेन सोर्स इनकम को पाकिस्तान में ब्रॉड रिसीव्ड नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप इसको लेकर आओगे तो फिर हमारी राल टपक जाएगी, फिर हम इसको टैक्स कर लेंगे, तो ये मत करना। अच्छा भाई, सर दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी इनकम डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ अ पर्सन एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान। कहा जा रहा है कि ये एग्जेम्पशन उसको नहीं मिलेगी जो पाकिस्तान में बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए आया है कोई। हाँ, ये बंदा एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, शाम में अपना चिप्स का ठेला खोल ले, चाइनीज आया है शाम में नूडल्स का ठेला खोल ले, बिजनेस भी शुरू कर दे, तो हमने कहा वो तो बिजनेस इनकम है, वो पाकिस्तान सोर्स बिजनेस इनकम है, वो कोई फॉरेन सोर्स इनकम नहीं है, वो तो है ही पाकिस्तान सोर्स इनकम, उस पर तो टैक्स लगेगा। हमने तो इसमें फॉरेन सोर्स की छूट दी है, पाकिस्तान सोर्स की छूट दी है, पार्ट टाइम बिजनेस करे शाम में, मसला नहीं। लेकिन अगर वो सिर्फ बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए आ रहा है तो फिर ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वाला क्राइटेरिया मीट नहीं होगा माजरत के साथ। और ये तो हमने आपको पहले बता दिया कि उसको ये बोलना है कि भैया जो भी फॉरेन सोर्स इनकम है उसे अपने घर में ही रखो, जर्मनी या चाइना के अंदर ही रखो, यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर होती है बात बेटा? 3 years के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पर अगर डे 1 से ही कॉन्ट्रैक्ट ही एम्प्लॉयमेंट का 4 साल का है तो फिर हम उसको पहले साल से ही शॉर्ट टर्म रेजिडेंट तस्वुर नहीं करेंगे। सर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट का 2 साल का था तो 2 साल तक तो हमने उसको शॉर्ट टर्म रेजिडेंट तस्वुर किया। 2 साल के बाद जब उसकी जाने की बारी आई, एग्रीमेंट 2 साल के लिए और एक्सटेंड हो गया एम्प्लॉयमेंट का, फिर जब वो 2 साल के लिए मजीद एक्सटेंड हुआ है तो अब हम उसको शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि अगला कॉन्ट्रैक्ट ये बता रहा है कि अब टोटल 4 साल हो जाएंगे और ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं रहा। तो सर शुरू के 2 साल तो मिल गया उसको फ़ायदा, लेकिन मिल गया तो कोई बात नहीं भाई, circumstances have changed, now we will not allow for the 3rd year।
आर यू गेटिंग दिस? और सर अगर तो इस तरह, तो सर ये मिसाल के तौर पर सवाल आता है कभी कभी, सर इस तरह तो ये जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का करेंगे ताकि फिर 2 साल बाद में एक्सटेंड करें, ताकि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट 2 साल का मिल जाए, या 3 साल का पहले करेंगे और फिर उसको 1 साल या 2 साल के लिए एक्सटेंड करेंगे ताकि 3 साल शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का बेनिफिट मिल जाए। उसमें मेरा जवाब ये होता है स्टूडेंट्स को कि मेरा बच्चा, पहली बात तो ये कि ये जो बेचारा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बन रहा है, आ रहा है, इसको बेचारे को पाकिस्तान के टैक्स लॉस वैसे भी नहीं पता। दूसरी बात, जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अगर उसको 5 साल के लिए बंदा चाहिए तो वो पागल नहीं है, तो 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगी, 2 साल के बाद ही भाग जाएगा। वो इस एम्प्लॉय को बाउंड करेगी, जब ज़्यादा पैसे दे रही है, 3 साल चाहिए 3 साल, 4 चाहिए तो 4, 5 चाहिए तो 5 और 1 चाहिए तो 1। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि वो कंपनी जो इतने लाखों करोड़ों रुपए देकर किसी बंदे को बुला रही है, वो ये टैक्स की चिन्नी चोरी के लिए ये हरकत नहीं करेगी। ठीक है, और तीसरी बात, अगर लॉजिकली ही मेरा मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि 2 साल के बाद चला जाता है और फिर वापस आ जाता है, तो क्या फिर ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बन सकता है? देखो ठीक है, क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो दोबारा बन जाएगा भाई। एक ही तरीका है कि हमारा मेहमान हो, यहाँ पे जॉब शॉप के लिए आया हो और हमने उसको बुलाया हो प्यार मोहब्बत से, तो हम फिर उसकी FSI का सवाल नहीं करेंगे, हम उससे उसकी FSI के बारे में पूछगिछ नहीं करेंगे, उसको पाकिस्तान में टैक्स नहीं करेंगे, बशर्ते कि वो पाकिस्तान में लेकर ना आए। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट। रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट कहते हैं ऐसे पाकिस्तानी सिटीजन को जो दूसरे देश का है, अब वो पाकिस्तान वापस आ रहा है, उसे कहते हैं रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट। लॉ की नज़र में रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट का क्राइटेरिया कब मीट होता है? जब कोई इंडिविजुअल पिछले 4 सालों में नॉन रेजिडेंट हो इन पाकिस्तान। पिछले 4 सालों में नॉन रेजिडेंट है, फिर सर और इस साल रेजिडेंट हो गया है, भाई रेजिडेंट हुआ है तभी तो फिर खुलबुली मची है ना, तभी तो वर्ल्ड ओवर इनकम पर टैक्स लगना जा रहा है, तभी तो हम बचत की और उसको बचाने की बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि सर जब ये नॉन रेजिडेंट पहले साल, जब ये पाकिस्तानी सिटीजन, और ये देखो सिटीजन होना ज़रूरी है भाई, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट हमारा बेटी भाई जो बाहर से वापस आ रहा है उसकी बात हो रही है, सिटीजन होना ज़रूरी। सिटीजन है डिराइव बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नॉट एक्चुअली सिटीजन है, वापस आ रहा है। सर पिछले 4 साल नॉन रेजिडेंट था, नॉट अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इन 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स, और इस पहले साल रेजिडेंट हो गया 2026 में। मिसाल के तौर पर कोई पाकिस्तानी सिटीजन, मैं इसे मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तानी सिटीजन आ गया 1 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान आ जाता है। कब आ जाता है? ये टैक्स ईयर 2026 है, और यहां कहीं 1 अप्रैल को वो पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट अप्रैल 2026 को पाकिस्तान आ जाता है, तो हम अब कौन से ईयर्स देखेंगे? मैंने कहा सर अगर 1 अप्रैल 2026 को वो पाकिस्तान आता है, इसका मतलब कि 2026 में तो रेजिडेंट हो ही नहीं सकता। बचे कितने महीने? अप्रैल, मई और जून, 3 महीने, 90 दिन, 91 दिन कर लो। 3 महीने में क्या रेजिडेंट होगा ये? सही है, 3 महीने में ये रेजिडेंट नहीं होगा। इसका मतलब 2026 में ये रेजिडेंट नहीं है, तो ये 2026 वाला साल इज द ईयर ऑफ नॉन रेजिडेंस। पहला साल ऑफ रेजिडेंस होगा इसका टैक्स ईयर 2027, तो टैक्स ईयर 2027 के पीछे हम 4 साल देखेंगे, 26, 25, 24, 23। अगर ये इन 4 सालों में नॉन रेजिडेंट है तो हम ये कहेंगे कि भैया ये रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है, सिटीजन भी है, और पहला टैक्स ईयर ऑफ रेजिडेंस 27 है, पिछले 4 साल देखेंगे और हम बोलेंगे टैक्स ईयर 27 में और 28 में 2 सालों में हम इसकी FSI का सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी पाकिस्तानी भाई है हमारा, मुल्क को अपना समझ कर आया है, बुढ़ापे में आया है। ठीक है भाई, बच्चे वालिदैन को पूछ भी नहीं रहे हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन है। 60 साल की उम्र में उसको एहसास हुआ अपने मुल्क वापस चलते हैं, यहाँ आके तो सब कुछ ही खो दिया, अब वो आ गया है। और अगर ऐसे में हम पहले ही साल उससे कहें
कि भैया यूएस में, यूके में तुम्हारे बैंक में जो पैसे पड़े हैं उस पर क्या प्रॉफिट आ रहा है, टैक्स यहाँ दो। वहाँ पर तुमने कौन सा फ्लैट रखा हुआ है, उसकी रेंटल इनकम आ रही है, उसका टैक्स यहाँ दो। तो बोलेगा ये तो मेरे अपने ही मुझे खाने लग गए। तो हमने कहा कि ऐसे लोगों के लिए सिर्फ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट के लिए हमने थोड़ा सा नरम गोशा अपने दिल में रखा है, और हमने उनसे कहा है कि टेंशन नहीं लो, जब आपका पहला साल ऑफ रेजिडेंस होगा और दूसरा साल ऑफ रेजिडेंस होगा, हम आपसे आपकी फॉरेन सोर्स इनकम के बारे में सवाल नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको छोड़ेंगे भी नहीं। अच्छा भाई, so derived by a citizen of Pakistan and taxed was not a resident individual in any of the 4 preceding tax years in which individual became resident, तो फिर 2 सालों में उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक हो गई फॉरेन सोर्स इनकम। ठीक है सर, यहाँ पर भी वो पाकिस्तान अगर लाएगा, ब्रॉड रिसीव्ड कर लेगा, तो फिर क्या हमारी राल टपक जाएगी, फिर एफबीआर बोलेगा कि टैक्स दो मुझे? मैं कहा नहीं, यहाँ पर ब्रॉड रिसीव वाली बात इस सेक्शन में नहीं लिखी हुई। सेक्शंस आप जाके खुद लॉ में पढ़े हुई। ठीक है, तो ब्रॉड रिसीव वाली बात 51 सबसेक्शन 1 में नहीं लिखी हुई। इसका मतलब ब्रॉड रिसीव कर भी लेगा तो भी टैक्स नहीं होगा। इस पर आ जाओ, फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। अच्छा भाई, फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये एग्जेम्पशन सिर्फ सैलरी पर है, यानी कि ये बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर अप्लाई नहीं होती। ऊपर वाली जो दोनों एग्जेम्पशन हमने पढ़ी वो सारी सोर्सेज ऑफ इनकम पर अप्लाई होती हैं, आईएफपी, सीजी वगैरह। ये सिर्फ एफएसएस यानी फॉरेन सोर्स सैलरी पर अप्लाई होती है। और ये एग्जेम्पशन क्या है? बहुत सिंपल एग्जेम्पशन है। लॉ ये कह रहा है कि अगर कोई बंदा ऐसा है जिसकी फॉरेन सोर्स सैलरी किसी भी टैक्स ईयर के अंदर उसने अर्न की है, और उस पर फॉरेन कंट्री में फॉरेन एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया है, या उस एम्प्लॉय ने टैक्स पे कर दिया है या पे करना है, तो हम सैलरी वाले को बोल रहे हैं कि भैया हम उस सैलरी इनकम पर यहां पर तुझसे दोबारा टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि तू सैलरीड है, तू वैसे ही मजबूर है, ऑफिस में बॉस तुझे पीस रहा है, घर में बेगम, तो हम तुझसे ज्यादती नहीं करेंगे। अगर फॉरेन कंट्री में फॉरेन एम्प्लॉयर ने तेरी फॉरेन सोर्स सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्ट कर लिया है, तूने पे कर दिया है फॉरेन कंट्री की रेवेन्यू अथॉरिटी को, या पे करना है, तो अब हम पाकिस्तान में उस इनकम पर दोबारा टैक्स नहीं लगाएंगे, चाहे भले तो रेजिडेंट हो। ये मिसाल ले लो, 1 जुलाई से टैक्स ईयर शुरू हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने मिस्टर ए यूके में था, और तीनों महीने में उसने 20-20 हज़ार जीबीपी इनकम अर्न की है। अब वो 3 महीने के बाद पाकिस्तान आ गया, तो 3 महीने के बाद पाकिस्तान आ गया, मतलब 9 महीने यहाँ पे इसका तो रेजिडेंट है। लेकिन 3 महीने की जो 20-20 हज़ार जीबीपी उसने इनकम कमाई है, क्या वो पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी? मैंने कहा अगर वो सैलरी है और फॉरेन कंट्री में फॉरेन एम्प्लॉयर ने उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी के ऊपर टैक्स काट लिया है और रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा करा दिया है या कराएगा, तो अब वो सैलरी दोबारा पाकिस्तान में टैक्स नहीं होगी। लेकिन ये खुसूसी इम्तियाज सिर्फ सैलरी को है, आप इसे दूसरे हेड्स ऑफ इनकम पर जनरलाइज मत कर दीजिएगा। दैट्स इट, ये लिखा हुआ है। Any foreign source salary received by resident individual shall be exempt from tax if the individual has paid foreign income tax in respect of the salary. A resident individual shall be treated as having paid foreign income tax in respect of foreign source salary if the tax has been withheld by the employer, और उस कंट्री की रेवेन्यू अथॉरिटी को उसने पे कर दिया हो। ये बस ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वो जो पे किया है वो इनकम टैक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने कोई भी टैक्स पे किया, आपने उसको इनकम टैक्स बोल के हमें टोपी पहना दी। जो पे किया हुआ होना चाहिए वो फॉरेन इनकम टैक्स पे किया होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर इनकम टैक्स होता है, एफबीआर पे को पे होता है, इसी तरह वहाँ वाला भी वो टैक्स होना चाहिए जो वहाँ की इनकम टैक्स अथॉरिटी को पे किया गया हो। कोई और पेनल्टी का या कोई और चीज़ का चालान लाकर, आप कोई फाइन पेनल्टी का चालान लाकर हमें मत दिखा देना। टैक्स होना चाहिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की तरह, इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा हो, कंपलसरी पेमेंट हो, फाइन इंटरेस्ट पेनल्टी ना हो। ठीक है, The levy is not a tax to the extent that the person subject to levy receives or is entitled to receive directly indirectly specific benefit, या कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई ऐसी लेवी ना हो जिसके अगेंस्ट उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो उसने गवर्नमेंट को कोई पेमेंट कराई हो, कोई इंश्योरेंस पेमेंट कराई हो, वो पन्ना दिखा के वो ये ना बोल दे कि देखो मैंने फॉरेन इनकम टैक्स पे किया। मेरा हमें बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा, एक और है, वो भी सैलरी की ही है। एक और है, वो भी सैलरी की ही है। वो क्या है? हमने कहा वो ये है
ये स्पेसिफिक सिचुएशन है। ये एग्जामिशन कब काम आती है? ये एग्जामिशन तब काम आती है, मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट क्वालिफाई करता है, आर्टिकलशिप चल रही है, कोई क्वालिफाई कर गया, जैसे ही क्वालिफाई किया, रिजल्ट आया, मिसाल के तौर पर 31 जनवरी को रिजल्ट आया, 31 जनवरी को रिजल्ट आया, 15 फरवरी को दुबई चला भी गया, जॉब लग गई उसकी, ठीक है। अच्छा भाई, 15 फरवरी को जॉब लग गई, अब 15 फरवरी के आधा महीना और मार्च अप्रैल मई जून दुबई में होगा वो, और मिसाल के तौर पर 20,000 रुपये, 20,000 दिरहम उसकी सैलरी। तो अब है तो वो रेजिडेंट, क्योंकि वो गया है 15 फ़रवरी को, 183 डेज तो पाकिस्तान में मुकम्मल कर ली है, बाकी की सैलरी दुबई में कमाई उसने, है रेजिडेंट। दुबई की सैलरी भी पाकिस्तान में टैक्स हो जाएगी। क्यों टैक्स होगी सर? दुबई में फॉरेन कंट्री में फॉरेन एम्प्लॉयर ने अगर मेरी दुबई की सैलरी पर टैक्स काट लिया तो पाकिस्तान में टैक्स तो नहीं होगी? हाँ नहीं होगी, लेकिन दुबई में टैक्स है ही नहीं, सऊदीया में सैलरी पर टैक्स है ही नहीं, कतर बहरीन वगैरह में सैलरी पर टैक्स नहीं है। तो होगा क्या, वहाँ आप सैलरी कमाओगे लेकिन पाकिस्तान में रेजिडेंट थे, तो पाकिस्तान में आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 51 सब सेक्शन 2 आपकी हेल्प को आता है और ये कहता है कि अगर आप सिटीजन हो, ये सिटीजन के लिए है, तो कौन सा सेक्शन किसके लिए है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिटीजन हो और आपने पाकिस्तान छोड़ा है ड्यूरिंग टैक्स ईयर और आप साल के आखिर तक बाहर ही रहते हो, तो अब आप जो बाहर सैलरी कमाओगे हम उस पर अपनी नज़र मैली नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर टैक्स आपसे नहीं लेंगे। इसका मतलब दो एग्जेम्पशंस इनकम एफएसआई से रिलेटेड हैं और दो एग्जेम्पशंस एफएसएस से रिलेटेड हैं। जो एफएसआई से रिलेटेड है वो सारी इनकम की सोर्सेज पर अप्लाई हो रही हैं, लेकिन जो एफएसएस से रिलेटेड है वो सिर्फ सैलरी पर अप्लाई हो रही है, ये बात याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर दूं, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट solely for the reason of employment, physically status not exceed 3 years, FSI exempt जो not brought received in Pakistan, returning expatriate, citizen पर अप्लाई होगा, जो कि रेजिडेंट है इन द करंट टैक्स ईयर एंड वाज नॉन रेजिडेंट इन द प्रीसीडिंग 4 टैक्स ईयर्स, तो उसकी एफएसआई एग्जेम्प्ट होगी the first tax year of being resident and second and the next following tax year, ठीक है। इसी तरह एफएसएस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल है, अब फॉरेन सोर्स सैलरी किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल ने अर्न कर ली, बाहर की कंट्री के अंदर टैक्स कट गया, हम उससे दोबारा टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन अगर वो ऐसी कंट्री में चला गया जहाँ टैक्स नहीं कटता, तो हमने कहा फिर ये देख लेना कि ये ज़रूरी है कि वो रिमेन्स अब्रॉड हो ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, वापस ना आए भाई। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हमने सर उसको 25 जून को उसके घर वालों ने बोला भाई यहाँ पर आओ तुम्हारी शादी है यार, मंगनी करने शादी करने बुला लिया, अब वो साल के आखिर में यहाँ पे मौजूद है, तो उसकी जो दुबई वाली सैलरी है उसके ऊपर यहाँ टैक्स लग जाएगा, ठीक है। बाकी के लेक्चर्स आपने डिटेल में देख लिए होंगे या देख रहे होंगे, हमने इसको रिकैप कर लिया है पूरे चैप्टर को अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। इसको थोड़ा सा मैं रिकैप आपको एक और तरीके से भी करा देता हूँ, एक आप मुझे 1 मिनट दे दें। अच्छा भाई, तो ये बेसिकली इसका छोटा सा माइंड मैप है, इस पूरे चैप्टर का माइंड मैप है। मैं हर चैप्टर का माइंड मैप दूंगा आपको इस दफ़ा, ताकि ये आपके क्विक रिवीजन में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सके आपके लिए। इंशाल्लाह आपको हर चैप्टर का माइंड मैप दूंगा और मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ा डिटेल्ड माइंड मैप में बनाऊँ हर चैप्टर का। एक टूल है नोटबुक LM, उस नोटबुक LM से माइंड मैप्स बनते हैं, लेकिन डिटेल्ड और एक्यूरेट माइंड मैप्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस दफ़ा सारे टॉपिक्स के माइंड मैप्स आप लोगों के लिए बना दूं, आप लोगों के लिए जितनी आसानी हो सकती है कर दूं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में देखा इस चैप्टर के अंदर चीज़ें कितनी पढ़ी हमने इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर पढ़ा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़े, टैक्स ईयर की बातें पढ़ी, पर्सन और रेजिडेंशियल स्टेटस की बातें पढ़ी, स्कोप ऑफ इनकम, रेजिडेंट, वर्ल्ड ओवर इनकम, नॉन रेजिडेंट, ओनली ओनली PSI टैक्सेबल होगी। फिर उसकी फॉरेन सोर्स इनकम की स्पेशल एग्जेम्पशंस हमने पढ़ी और टैक्स रिजीम्स की बातें भी इसके अंदर हमने पढ़ी। इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा
इस ऑर्डिनेंस का पूरा स्ट्रक्चरल स्केच देखा हमने कि इसके कोर कंपोनेंट्स क्या हैं। 13 चैप्टर्स हैं, 242 सेक्शंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 15 शेड्यूल्स हैं। इंटरनल हायरार्की में ये पार्ट्स और डिवीजन में डिवाइडेड है। हम बता इसलिए रहे हैं ताकि आपको बेयर एक्ट इस्तेमाल करने में आपके लिए आसानी हो। और लीगल सुप्रीमेसी ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा सारे ऐसे लॉज को ओवरराइड कर देगा जो इनकम से रिलेटेड बातें करते हैं, टैक्स से रिलेटेड बातें करते हैं। लीगल फ्रेमवर्क में इसके अलावा इनकम टैक्स रूल्स, फाइनेंस एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस में सारों सर्कुलर्स या जुडिशियल प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं। टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट पूरे पाकिस्तान पर अप्लाई होगा कब से, और रिपील्स एंड सेविंग्स वाली बातें हमने पढ़नी थी, बेसिक बातें थी। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स का। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो कुछ डेफिनेशंस हैं। इसके अंदर इनकम की डेफिनेशन हमने देखी, चार्जेबल अमाउंट्स, एफटीआर, पीटीआर, ऑल अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। एफटीआर वाली अमाउंट्स में आ रही थी एनी लॉस ऑफ इनकम इज योर इनकम, ये सारी बातें। फिर टैक्स किसे कहते हैं ये देखा हमने। फिर चार्ज ऑफ टैक्स में हमने ये देखा कि भाई प्राइमरी चार्ज जो सेक्शन 4 की बातें हैं, टैक्स ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट था, देखा हमने। परसेंट टैक्सेबल इनकम किसे कहते हैं, कैलकुलेशन फर्स्ट शेड्यूल के रेट से होगी, नेट लायबिलिटी में टैक्स के रेट लेस होंगे, ये सारी बातें हमने देखी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में। फिर हम आ गए टैक्स ईयर के ऊपर और हमने देखा नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर और फिर प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। नॉर्मल टैक्स ईयर में हमने ये देखा कि ये 12 महीनों का पीरियड है जो 30 जून पे खत्म हो रहा है। डिनोट किया जाता है कैलेंडर ईयर से, कैलेंडर ईयर ऑफ क्लोजिंग डेट, जिसमें वो एंड होता है। स्पेशल टैक्स ईयर की अगर हम बात करें तो 12 मंथ्स पीरियड एंडिंग अदर देन 30 जून। शुगर, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह आर द प्राइम एग्जांपल। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल जब चेंज होता है तो बीच का ये 3 पीरियड रह जाता है ड्यूरिंग चेंज, जो कि 12 महीने से कम का होता है, वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होता है। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट में ये कि अगर हमें टैक्स ईयर चेंज करवाना है तो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, राइटिंग एप्लीकेशन टू द कमिश्नर, कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी। एफबीआर का डिसीजन फाइनल है, रिव्यू एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। तो ये टैक्स ईयर की कहानी खत्म हुई। पर्सन एंड रेजिडेंशियल स्टेटस की हमने बातें की, रेजिडेंशियल स्टेटस और पर्सन की हमने बातें की। तो हमने सेक्शन 80 के तहत पर्सन्स की बातें काफ़ी सारी की, इंडिविजुअल कंपनीज, एओपीज और फिर गवर्नमेंट्स से रिलेटेड और ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन, फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी। एओपी की हमने कुछ बात की, कंपनी की हमने बात की, कंपनी में कौन कौन होते हैं, ठीक है, क्या क्या एंटिटीज कंपनी में फॉल करती हैं। मेन था रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसके अंदर हमारे पास इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस था। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस एक तो ये था कि 183 और मोर डेज इन पाकिस्तान, लेकिन अगर सिटीजन है और कहीं और 183 दिन या उससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, वो प्रेजेंट फिजिकल प्रेजेंट नहीं है, या कहीं और रेजिडेंट नहीं है, तो फिर वो हमारा यहाँ रेजिडेंट बन जाएगा। ये बात मैं बताना भूल गया था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पोस्टेड अब्रॉड विल बी रेजिडेंट रिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल स्टे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल है, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई ऑफिशियल है, कोई सफ़ीर है जिसको हमने फॉरेन कंट्री के अंदर परमानेंटली बिठाया हुआ है, भले वो सारे डेज वहाँ गुजार रहा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे रेजिडेंट होगा, क्योंकि हमने उसको अब्रॉड पोस्ट किया है। सैलरी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है, तो वो रेजिडेंट पाकिस्तान का होगा, भले फिजिकली वो वहाँ हो। कंपनी के केस में या तो वो इनकॉर्पोरेट फॉर्म पाकिस्तान में हो, या अगर पाकिस्तान में फॉर्म या इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली इन पाकिस्तान हो। रेजिडेंट एओपी के लिए होली और पार्टली का वर्ड था, पार्टली भी पाकिस्तान में होगा तो वो रेजिडेंट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपके पास पर्सन एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। स्कोप ऑफ इनकम एंड एग्जेम्पशंस में हमने रेजिडेंसी का रूल देखा और फिर एफएसआई की एग्जेम्पशंस देखी। रेजिडेंसी का रूल ये था कि रेजिडेंट अगर है तो पाकिस्तान और पीएसआई एफएसआई दोनों टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ पीएसआई टैक्सेबल होगी सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी। और एफएसआई एग्जेम्पशंस में हमने मोटी मोटी 3 एग्जेम्पशंस देखी। एक शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, सोली रेजिडेंट हो सोली फॉर द रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टे हो लेस देन इक्वल टू 3 years, तो हमने कहा फिर उसकी एफएसआई नॉट टैक्सेबल अगर नॉट ब्रॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट एग्जेम्पशन है फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ रेजिडेंस इफ सिटीजन है और नॉन रेजिडेंट इन 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स है। फॉरेन सोर्स सैलरी, या तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी पे फॉरेन टैक्स पे हो गया हो या होना हो, या और सिटीजन हो एंड लेफ्ट एंड रिमेन अब्रॉड ड्यूरिंग टैक्स ईयर। सारी बातें हमने देख ली मेरा बच्चा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
टैक्स रिजीम्स का एक मैट्रिक्स है। फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम, नॉर्मल टैक्स रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर हमने देख लिया, एक तो विदहोल्डिंग बेस्ड फाइनल टैक्स रिजीम है, एक इम्पोज्ड रिजीम है, और एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कोई रिडक्शन नहीं होगी, कोई लॉसेस वगैरह, टैक्स रेट्स वगैरह नहीं मिल सकते। मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर हायर ऑफ रूल है, एनटीआर और मिनिमम टैक्स दोनों देखा जाएगा, एग्जांपल्स आपके सामने हैं। नॉर्मल टैक्स रिजीम में सब चीज़ें होंगी, एक्सपेंसेस भी लेस होंगे, लॉस भी मिलेगा, सब चीज़ें होंगी, लेकिन एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम एक स्पेशल है जिसके ऊपर अलग रेट लगता है। ख़त्म हुई कहानी। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1। अब आप मुझे ये बता दें कि क्या मैं अगर इसका जो माइंड मैप है इसको पूरा एक्सपैंड करके, इसको मैं अगर पूरा एक्सपैंड करके आपको पीडीएफ में दे दूं तो आपको कोई मसला तो नहीं है? ये मैं पूरा एक्सपैंड करके आपको पीडीएफ में दे दूं, ये मैं सारे चैप्टर्स को आपको इसी तरह दे दूंगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। जी जी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए रिवीजन में इंशाल्लाह। तो देखो इसका पीडीएफ के अंदर मैं इसको अगर कन्वर्ट करता हूँ ना, एक सेकंड रुक जाओ, आगे के 2-3 चैप्टर्स के और भी मैंने बना लिए हैं इंशाल्लाह, इससे हमें रिवीजन में, क्विक रिवीजन में भी काफ़ी आसानी होगी। अच्छा, मैं जब इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसको सबसे पहले सेव करता है पिक्चर फॉर्मेट के अंदर, ये इसको सबसे पहले पिक्चर फॉर्मेट में सेव कर देता है, ठीक है, ये पिक्चर फॉर्मेट में सेव कर लेता है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बाहर तो और मैंने सेव किया हुआ है, ये रहा पूरा माइंड मैप। अच्छा, वैसे तो मैंने जब अभी आपको दिखाया तो वो तो मैंने खोल के दिखा दिया पूरा एक एक करके, लेकिन जाहिर सी बात है पीडीएफ के अंदर तो ये पूरा एक्सपेंडेड आपको मिलेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और फिर पहले चैप्टर के अंदर आपके पास पहला इंट्रोडक्शन आ गया, इंट्रोडक्शन के अंदर आपके पास स्ट्रक्चरल स्केच आ गया, लीगल फ्रेमवर्क आ गया, टाइटल एंड एक्सटेंट आ गया, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में डेफिनेशंस आ गई, चार्ज ऑफ टैक्स की बातें आ गई, टैक्स ईयर से रिलेटेड, फिर ये 3 टैक्स ईयर्स आ गए, ठीक है। तो ये मैंने पीडीएफ में करके फोल्डर में रख दिया है। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, अब मुझे ये बता दो, अच्छा मुझे ये बता दो कि अभी आप लोगों ने डिडक्टेबल अलाउंसेस और टैक्स क्रेडिट्स की वीडियोस देख ली, या उसको हम कल स्टार्ट करें डिस्कशन, उसका कल डिस्कशन स्टार्ट करें। टैक्स क्रेडिट्स एंड डिडक्टेबल अलाउंसेस चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, उसको रिकैप करना है हमने, उसको रिवाइज करना है, उसका डिस्कशन हम कल स्टार्ट करें या आज ही उसका डिस्कशन स्टार्ट करें? जी बेटा, क्या राय है आप लोगों की? अच्छा भाई, राय आना शुरू हो गई है, राय में कल की राय आ रही है। और बताएं भाई।
तो ठीक है, थोड़ा सा ज़रा शुरू में हम थोड़ा सा ज़रा इसको लाइटली लेकर चलते हैं। कल लेकिन थोड़ा सा ज़रा एक्सटेंसिव होगा, क्योंकि कल मेरी प्लानिंग ये है कि हम कल डिडक्टिबल अलाउंस और टैक्स क्रेडिट तो 1 घंटे में कर लें, और बिजनेस इनकम का चैप्टर 1 यानी कि पार्ट 1 ऑफ द बिजनेस इनकम वो भी हम कल इंशाल्लाह ताला रिकैप कर लें। ठीक है बेटा, ये दोनों चीज़ें हमारा टारगेट होंगी कल के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल के लिए टारगेट थोड़ा अपना ज़्यादा रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट को हम बढ़ाते चले जाएंगे। आप लोग भी लेक्चर्स को कवर करते चले जाएं। ठीक है मेरे बच्चों, सो लेट्स keep it till here and tomorrow we will be starting the new chapter. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.